आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तब्रेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदासपुर। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं आज की कहानी क्या है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, महासमुंद के जिले किशनपुर की। किशनपुर में एक फैमिली रहती थी, साहू फैमिली। इस फैमिली में चैतन्य साहू, जिसकी उम्र 31 साल थी, उसकी वाइफ थी योगमाया, 30 साल की थी, और बड़ा बेटा था कुणाल, जिसकी उम्र 9 साल की, और छोटा बेटा था तन्मय, जिसकी उम्र 7 साल थी। ये लोग किशनपुर में रहते थे पिछले काफ़ी समय से, और एक खुशहाल फैमिली थी। ये लोग वहाँ पर एक हेल्थ केयर सेंटर था, वहाँ पर काम करते थे। दोनों मियाँ बीवी वहीं पर काम करते थे। और इनका एक नेचर था कि ये लोग किसी को भी मेडिकल की ज़रूरत पड़ती थी, मेडिकल हेल्प की, तो ये लोग आधी रात को उसके लिए खड़े रहते थे। इस वजह से इनका इस गांव में बहुत चर्चा था, बहुत नाम था, और लोग इनको दिल से चाहते थे। ये लोग आधी रात को किसी के भी लिए, कहीं भी, पूरे किशनगढ़ के अंदर कहीं भी किसी को भी हेल्थ केयर की ज़रूरत होती तो ये लोग हेल्प के लिए एकदम से खड़े हो जाते थे। रोज़ सुबह इनके घर में एक काम वाली बाई आती थी, जिसका नाम था त्यागी राणे। 1 जून 2018 को सुबह सुबह हमेशा की तरह त्यागी राणे इनके घर में आई, और इसने दरवाज़ा खटखटाया। तो इसने देखा कि दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता था, मगर 1 तारीख को दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसको कुछ समझ में नहीं आई बात। इसने कुंडी खोली, अंदर गई। अंदर जाकर इसने देखा तो पूरा घर खून से सना हुआ था, और इसने देखा कि इसकी जो मालकिन थी वो वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी, योगमाया, और इसके जो मालिक थे चैतन्य, वो और उनके दोनों बच्चे। यानी कि एक ही घर में 4 लाशें। और सबसे पहले देखने वाली त्यागी राणे, इनकी काम वाली, ये घबरा गई, चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। ये चिल्ला के पास ही में हेल्थ केयर सेंटर था जहाँ पर ये लोग काम करते थे। ये वहाँ पर गई। इसने वहाँ पर जाकर मितानी हिरोदी बाई, जो वहाँ पर काम करती थी, उससे कहा ये सारा मामला। और इसने घबराहट में थोड़ा ज़ोर से इसने बोली, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़ोर से निकला। तो वहाँ के जो स्टाफ वाले थे उन लोगों ने भी ये बात सुनी, और सबके सब इनके घर की तरफ दौड़ पड़े, चैतन्य के घर की तरफ। और इन लोगों ने वहाँ पर जाके देखा तो चैतन्य साहू, योगमाया साहू और उनके 2 बेटे, ये लोग वहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, और पूरा घर खून से सना हुआ है। और फिर ये जो काम वाली बाई थी, उसने तुरंत वहाँ पर जो वहाँ के जो प्रधान थे उनके पास गई। वो उनको भी जाकर उसने बताया कि ऐसा 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 हुआ है। तो वो जो थे सरपंच वहाँ पर तुरंत पहुँचे। सरपंच ने सारी चीज़ें अपनी आँख से देखा। आँख से देखने के बाद में सरपंच ने सीधा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। ये पुलिस स्टेशन का नाम था पिथौरा पुलिस स्टेशन। वहाँ के सीनियर पुलिस स्टेशन को, पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर बुलाया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पहुंचने के बाद में पुलिस ने वहाँ पर अपने हिसाब से एक मुआयना, जो पुलिस नॉर्मली करती है, वहाँ पर पुलिस ने मुआयना करी। वहाँ पर पुलिस की टीम जो पहुंची थी वो थी एएसपी संतोष सिंह, एएसपी संजय और एएसपी उदय किरण। घटनास्थल पर पहुंचने के साथ में इन लोगों ने जब सारी चीज़ों को देखा तो उनकी जो अलमारी थी घर की, वो अलमारी खुली पड़ी हुई थी और पूरा सामान बिखरा हुआ था। और वहाँ पर एक फावड़ा भी उनको दिखा जो खून से सना हुआ था। और पूरा जो अलमारी का सामान था, वो कुछ सामान नीचे पड़ा है, कुछ सामान अलमारी के अंदर है, मगर पूरा के पूरा बिखरा हुआ था। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 3-4 घंटा पहले की ही ये घटना हुई। पुलिस वहाँ से एक फावड़ा जो मिला था, उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया। और वो जो मामला था, ये पूरा जो घटना था, जो इन लोगों ने आँख से देखा, वो देखने से ये पता चल रहा था पुलिस को कि शायद ये मामला लूटपाट का है। पुलिस ने ये उस टाइम पे ऐसा सोच लिया कि ये मामला लूटपाट का है।
क्योंकि जो दिख रहा था आंखों से उसके हिसाब से। अब पुलिस ने उनके पिताजी को फ़ोन किया और उनके पिताजी वहाँ पर तुरंत पहुँचे। वो पास ही के एक गाँव में रहते थे, बाबूलाल साहू नाम था उनका। वो घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल पर पहुँचने के बाद में उन्होंने पुलिस को बताया कि वो कल ही यहाँ पर आए थे और यानी 30 मई को यहाँ पर आए थे इन लोगों से मिलने के लिए, अपने बेटे से, बहू से और बच्चों से मिलने के लिए आए थे। 4-5 घंटा बच्चों के साथ खेल के ये गए थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक रात में ऐसा क्या हो गया, और इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये गांव में एक अच्छे इंसान के हिसाब से पहचाने जाते हैं। पुलिस ने एक और चीज़ वहाँ पर ख़ास चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर पूरा घर खून से सना हुआ है और 4-4 लाशें पड़ी है और अलमारी पूरी बिखरी हुई पड़ी है, पूरे अलमारी का सामान नीचे पड़ा है, मगर कोई चीज़ की चोरी नहीं हुई। ये एक पुलिस को बात समझ में नहीं आई कि कोई भी इंसान अगर कोई चोरी करने के इरादे से आएगा और उसके हाथ से कत्ल भी हो गया तो वो चोरी करने के इरादे से अपना इरादा तो पूरा ही करेगा, वो चोरी तो करके ही जाएगा। मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने वहाँ पर जब लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोगों को रात को चीखने की आवाज़ आई, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर क्योंकि इनके घर से लगकर एक हॉस्पिटल था तो पब्लिक ने सोची कि हॉस्पिटल में जब डिलीवरी वगैरह कुछ होती है या कोई सीरियस पेशेंट आता है तो वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोगों ने सोचा कि ये जो चिल्लाने की आवाज़ है ये उसकी आवाज़ है। लोगों को ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ मामला हुआ है। इस मामले को सुलझाने के लिए एएसपी संतोष सिंह ने एएसपी संजय ध्रुव के साथ एक एसआईटी टीम बनाई और एसआईटी टीम का काम था सिर्फ इसी मामले के लिए काम करना और दूसरे किसी मामले में वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते थे जब तक ये मामला पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। एसआईटी टीम ने अपना काम शुरू किया, अलग अलग जगह पे छापेमारी की कि शायद कोई लोकल चोर हो, लोकल क्रिमिनल हो, छोटा मोटा। पुलिस ने काफ़ी लोगों को उसमें काफ़ी जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की और 3 लोगों को अरेस्ट किया। 3 लोगों को एक शक के आधार पर अरेस्ट किया, पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये 3 लोगों का वो इस मामले में कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ से मीडिया का प्रेशर आ रहा था पुलिस को और यहाँ से पॉलिटिक्स का, और पब्लिक जो थी, पब्लिक मोर्चे निकाल रही थी कि हमको इसका आरोपी चाहिए, एनी हाउ, किसी भी तरह से इसके आरोपी को अरेस्ट करो। पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, कैंडल मार्च कर रहे थे लोग और मीडिया में कंटिन्यूसली न्यूज़ में ये चल रहा था। पुलिस ने 4 जून को मोबाइल का वहाँ पर लोकेशन निकाला कि वो जो टावर था, वो टावर के अंदर में कितने लोग उस समय थे। पुलिस को तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों का वहाँ पर मोबाइल नंबर्स मिला। अब 2000 नंबर में से कोई एक आरोपी को ढूंढना लोहे के चने चबाने वाली बात है। पुलिस ने उस पर मेहनत चालू की। मेहनत करने के बाद में पुलिस को एक नंबर पे शक हुआ। वो नंबर इसी टावर के अंदर था और जो रात को 2:30 बजे एक्टिव था। नॉर्मली होता ऐसा है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और सोने के टाइम पे लोग अक्सर मोबाइल को अपने स्विच ऑफ करते हैं। 5 जून को पुलिस ने एक आदमी के नंबर पर पुलिस को जब बहुत ज़्यादा शक गया और जब पुलिस ने वो नंबर को इसके मोबाइल पे जब डायल करके देखा तो इनके मोबाइल में भी वो नंबर था, चैतन्य के मोबाइल में वो नंबर था। तो पुलिस को वो नंबर पे ज़्यादा डाउट हुआ। चैतन्य साहू के मोबाइल में भी नंबर निकला और उसके चैतन्य साहू के इसमें फ़ोन बुक की लिस्ट में भी था। पुलिस को ये नंबर पर पूरी तरह से शक हुआ और पुलिस ने इसका एड्रेस निकाला तो पता चला कि ये उनके चैतन्य साहू के घर के बाजू में ही रहता है, यानी उसी इलाके में थोड़ा सा ही आसपास में ही रहता है। पुलिस ने 5 जून 2018 को इसको पकड़ के लाई। इसका नाम था धर्मेंद्र बेहरा। धर्मेंद्र बेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको एक कमरे में पुलिस ने लाई और वो कमरे में 7-8 पुलिस वाले थे और ये अकेला।
इसको बुलाया गया वहाँ पर, इसको सबके बीच में बिठाया गया, यानी चारों तरफ पुलिस वाले बैठे हैं, इसको बीच में एक चेयर देके बिठाया गया और इसको पुलिस ने कुछ सवाल करना शुरू किया। और पुलिस ने कहा कि जो जो हम पूछेंगे उसका एकदम सही सही और सच्चा सच्चा जवाब देना, वरना हम लोग तुमको ये केस में, अगर तू इन्वॉल्व नहीं है तो भी हम तुमको फंसा देंगे इस केस में। ऐसा झूठ बोल के पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस का सवाल, ये बताओ कि तुम साहू परिवार को कब से जानते हो? धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि सर मैं कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ, ये लोग भी इसी इलाके में रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और कभी कभार ऐसा दूर से हाय हेलो भी जैसा हो जाता है। पुलिस का सवाल दूसरा, तुम्हारा तो उसके घर में अक्सर आना जाना होता होगा? धर्मेंद्र ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं उनके घर में आता जाता नहीं हूँ, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। उनके घर में एक बार नल लीक हो रहा था, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैंने वो लीक ठीक करके दिया था उनको। उस मामले में एक दो तीन बार मैं गया था, उसके बाद में मैं कभी नहीं गया और उसके पहले मैं कभी नहीं गया था। पुलिस ने कहा, उस पुलिस का तीसरा सवाल हुआ कि 30 और 31 मई को तुम कहाँ थे? जब ये पुलिस ने सवाल किया तो उसने कहा कि सर मैं घर में ही था। वहाँ से एक ऑफिसर थे, वो ऑफिसर ने तुरंत धर्मेंद्र को सवाल किया कि सीधा सीधा बताओ कि तुमने साहू परिवार को क्यों मार दिया? उसके चेहरे का रंग उड़ गया और एक ऑफिसर था वहाँ पर, उसने फट से उसी के साथ में उसने कहा कि रात को 2:30 बजे तुम्हारा मोबाइल क्यों एक्टिव था, उसके घर में क्यों था? तो उसने कहा, नहीं सर मेरा मोबाइल, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर पुलिस को उस पर शक हुआ कि नहीं, हो ना हो यही वो आरोपी है जिसने ये सारे काम को अंजाम दिया है। आखिरकार पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने अपनी तरह से इससे इन्वेस्टिगेशन किया, कड़क इन्वेस्टिगेशन किया, उसको कुछ धमकाया, कुछ मारपीट उसके साथ हुई। धर्मेंद्र आखिरकार टूट गया और टूटने के बाद में धर्मेंद्र ने एक्सेप्ट किया और उसने अपनी स्टोरी बताया। धर्मेंद्र ने, और उसने कहा कि सर उसकी उम्र, उसने अपनी बताया, वो 28 साल का था। वो अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के साथ में वहाँ पर रहता था। धर्मेंद्र एक मेहनती इंसान था। पूरे जो ये इलाका था, पूरा किशनपुर जो था, यहाँ पर किसी को भी अगर प्लम्बिंग का काम होता तो लोग धर्मेंद्र को बुलाया करते थे। यानी ये एक फेमस इंसान था और ईमानदार चेहरा था ये लोगों की नज़रों में। उस दिन हुआ यूं, योग माया ने फ़ोन किया और धर्मेंद्र से कहा कि पानी गिर रहा है और नल लीक हो गया है। धर्मेंद्र वहाँ पर गया उनके घर पर और उसने जाकर उसको बनाया। नल को बनाने के बाद में पूरा लीकेज वगैरह सब ठीक करने के बाद में उसने कहा कि मेरी 150 रुपया चार्ज हुआ। योग माया ने कहा ठीक है, एक काम करना, कल आके ले लेना। ये वहाँ से चला गया। ये दूसरे दिन आया तो चैतन्य घर पे थे, चैतन्य साहू घर पे था। चैतन्य साहू से इसने पैसा मांगा। चैतन्य साहू ने कहा कि तुम एक काम करो, कल आओ। फिर ये वहाँ से मुस्कुरा के चला गया और ये फिर दूसरे दिन गया। फिर चैतन्य साहू ने कहा कि नहीं, तुमने जो पैसा मांग रहे हो 150 रुपया, ये नाजायज़ है, ये ज़्यादा है। तुम्हारा 150 रुपया नहीं होता है, 85 ही रुपया होता है, तुम 85 ही रुपया दो। इसने कहा मैं 50 रुपया नहीं लूँगा, मुझे मेरा 150 ही रुपया चाहिए। चैतन्य चिल्लाने लगा इस पर और इसके साथ में बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। इतने में योग माया अंदर से आई और योग माया भी चैतन्य के सपोर्ट में ही बोलने लगी कि नहीं, तुम्हारा 50 रुपया ही होता है, 150 रुपया नहीं होता है। बात ज़रा सी थी, यानी कि बात सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये से 150 रुपये तक की ही थी, इससे ज़्यादा और शायद कुछ बात नहीं थी। बस ये इंसान ने, यानी ये धर्मेंद्र ने उसी वक्त उसी समय ठान लिया कि मैं इनको एक करारा जवाब दूंगा ज़िंदगी में, जो इन लोग ज़िंदगी भर याद करेंगे। उसके बाद क्या था,
उसके बाद में 30 मई को धर्मेंद्र ने बताया कि 30 मई को इसने एक पीछे के रास्ते से कुंडी को तोड़ दिया और इस तरह से तोड़ा कि आवाज़ भी नहीं हुई। तोड़कर ये उनके घर में घुसा। घुसने से पहले इसने अपने साथ में एक फावड़ा ले लिया था और ये घुसा और घुसने के बाद में एक्चुअल में इसका इरादा था ये जो इतने दिन इतनी बार जो गया था 7-8 बार घर में, तो इसने देखा था कि ये एक अच्छी फैमिली है, इनके पास में पैसा है, ये पैसे वाली फैमिली है, ये गरीब नहीं है, तो मैं इनसे कुछ माल लूट लूँगा ताकि इनको सबक मिले। एक्चुअल में इरादा ये था और इस इरादे को लेकर वो उनके घर में घुसा पीछे के दरवाजे से और एक फावड़ा साथ में ले लिया और उसने क्या करा, सबसे पहले उनकी अलमारी को खोला। अलमारी को जैसे उसने खोला, चैतन्य साहू की नींद खुल गई आवाज़ से। नींद खुल गई, चैतन्य साहू आवाज़ की तरफ आया, यानी उस कमरे में आया जहाँ पर वो तिजोरी थी, वहाँ पर आया। तो धर्मेंद्र ने अपने आप के बचाव में उस पर हमला कर दिया। उस पर हमला किया और उस फावड़े से उसके सर पे मारा। फावड़े से सर पे मारा तो चैतन्य वहीं पर गिर गया और चैतन्य ने आवाज़ किया, चिल्लाया तो योग माया उठ गई। योग माया उठकर आवाज़ की तरफ आने लगी, यानी उस कमरे में आने लगी जहाँ पर ये लोग का ये सब चल रहा था। और उसके योग माया के इस कमरे में आने तक इसने 5-6 बार उसको फावड़े से मार चुका था, चैतन्य साहू को, और चैतन्य साहू वहाँ पर मर चुका था और पूरा घर खून हो चुका था। जैसे योग माया आई, योग माया ने देखी और इससे पहले कि योग माया कुछ करती, इसने उठा के उसको भी फावड़े से मारा और योग माया वहीं पर गिर गई और योग माया चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और इसने 6-7 फटका उसके सर पे मार दिया। और 6-7 बार जब सर पर मारा तो ये भी वहाँ पर मर गई। इतने में उनका एक बेटा, बड़ा वाला बेटा कुणाल साहू, जिसकी उम्र 9 साल थी, उसकी नींद खुल गई। वैसे तो धर्मेंद्र ने देखा कि इसकी नींद खुल गई, उसने मुझे देख लिया है। धर्मेंद्र ने उससे भी फावड़े से मारा और वो भी वहीं पर मर गया और धर्मेंद्र जाने लगा। फिर उसने देखा कि बिस्तर पर एक बच्चा सोया हुआ है, तन्मय, जिसकी उम्र 7 साल थी। उसकी नींद भी नहीं खुली थी, यानी वो सोया ही था और उसको इसने नींद में ही मार दिया। जब पुलिस ने उसको पूछा कि तुमने तन्मय को क्यों मारा, वो 7 साल का बच्चा था, वो तो सो रहा था, वो तो उठा भी नहीं था। उसने कहा कि मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि ये मुझे जानता है, इसने मुझे देख लिया और इसने अगर किसी को बता दिया तो मैं सुबह अरेस्ट हो जाऊंगा। बस मैंने इस अरेस्ट नहीं होने के लिए मैंने इस पर हमला करके इसको भी मार दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में खड़ा किया, मगर इनके जो पिता थे, ये जो सारा जो मामला हुआ था, यानी पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इसको पुलिस ने कोर्ट में खड़ा किया और जेल में डाला पुलिस ने। इससे ये सेटिस्फाई नहीं थे। इन्होंने क्या किए, इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इनका ये कहना था कि कोई भी इंसान, इनके चैतन्य के पिताजी बाबूलाल ने ये याचिका दायर की, ये याचिका डाली कि कोई भी एक इंसान 4 लोगों का, एक ही परिवार के मर्डर नहीं कर सकता है। हम इस बात को नहीं मानते हैं। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने ये मामला क्राइम ब्रांच के हाथ से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर किया। अब सीबीआई को ये मामला गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पूरा इन्वेस्टिगेशन वापस से हुआ, सारे लोगों को वापस से लाया गया, सारे पूछताछ किया गया, सारे सबूतों पर वापस से फिर एक बार नजर डाली गई और फिर इसका नार्को टेस्ट किया गया। धर्मेंद्र का कोर्ट से परमिशन लेकर इसका नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट में पता चला कि धर्मेंद्र ने अपने साथ और 4 लोगों को उस रात को ले लिया था, यानी इसके 4 पहचान वालों को साथ में लिया था। और ये मामला, इस वारदात को अंजाम 5 लोगों ने मिलकर दिया था। एक तो धर्मेंद्र था, उसके साथ उसके और 4 दोस्त लोग थे जिसको उसने कन्विंस करके लाया था। उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो भी अभी जेल कस्टडी में है। पहले का नाम है फूल सिंह यादव, दूसरे का नाम है गौरी शंकर केवट, तीसरे का नाम है सुरेश खुंटे और चौथा रामपुर के प्रधान भी थे उसके अंदर। यानी पुलिस ने इन 4 को भी गिरफ्तार किया और धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि ये मामले में टोटल 5 लोग
गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई? बात हुई शुरू 150 रुपये से। 150 रुपये से बात शुरू होकर बात आई 50 रुपये पर, और फिर 50 रुपया उसने मना किया लेने से, और इन लोगों ने 150 रुपये देने से मना किया, और इतनी सी बात ने इतना बड़ा हो गई, इतनी सी बात कि इसमें 4 कत्ल हो गए, और चारों कत्ल डेंजर मर्डर कह सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है ये मामला अभी अभी का है, इसलिए ये मामले में अभी तक सज़ा नहीं हुई है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों को अगर फांसी नहीं हुई तो इनको उम्र कैद तो ज़रूर होगी। अब ये 150 रुपये के लिए पूरी ज़िंदगी ये लोग जेल में रहेंगे, और 4 लोगों की जान चली गई महज 150 रुपये। मेरे ख्याल से 150 रुपये का इंसान पान बीड़ी चाय जब घर से बाहर निकलता है तो इसी में लगा देता है। खैर, ये मामला बहुत अफसोसदायक मामला है। इसमें बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी सी बात को लेकर एक बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसमें बहुत कुछ हो सकता था। इसमें चैतन्य या योग माया, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों को शायद उससे इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी 150 रुपये के लिए। एक ये भी सोच सकते हैं, और दूसरा ये भी बात अपन सोच सकते हैं कि धर्मेंद्र को भी इतनी ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसके पास, ये तो प्लम्बर है, इसके पास हुनर है ही, इसने कहीं 150 रुपये कमा के कहाँ डाल दिया होगा इसे याद नहीं होगा। इसको 50 रुपये में सब्र कर लेना चाहिए था, या तो ज़्यादा ज़्यादा लड़ना चाहिए था, हाथापाई कर लेता, उनके घर के बाहर खड़े रह के इनको गाली गलौज कर लिया होता, यानी अपने आप को तसल्ली करने के लिए उसने शायद कुछ ऐसा कर लिया होता जिसकी वजह से ये नहीं होता। तो ये मामला जो हुआ है ये बहुत अफसोस वाला मामला है। तो ये थी आज की कहानी। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।